Hello friends, welcome to ज्ञानशील एजुकेशन। सो आइडियल डेली रूटीन फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन। क्या आपका रूटीन होना चाहिए आने वाले समय के लिए? जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं उन बचे हुए दिनों में आपका क्या एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। इस रूटीन को फॉलो करके आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, कम समय में अपने सिलेबस खत्म कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो उस एग्जाम के दिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कितना परफॉर्म करोगे और कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। जितना भी आपके अंदर है उतनी कैपेसिटी आप यूज करने वाले हो। तो इसके लिए, इस चीज को करने के लिए ना रूटीन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं आपको अच्छी तरह बताने वाला हूं कि आपका एक आइडियल डेली रूटीन क्या होना चाहिए जिसको आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और जिससे कि आप कम समय में सिलेबस भी खत्म कर लोगे और अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर पाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं हर बार आपको रूटीन बताता हूं लेकिन कई बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊं कि आपको ये लगे कि रूटीन फॉलो करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रैंडमली पढ़ाई करते हैं, कुछ भी उठा के कभी भी पढ़ने लग जाते हैं, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो रूटीन फॉलो नहीं करने से आपको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। या फिर रूटीन फॉलो करने के कितने बड़े फायदे हो सकते हैं। एक स्टूडेंट जो डिसिप्लिन एफर्ट लगाता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में पढ़ाई करता है, वो कितना मल्टीपल बेनिफिट्स उठा लेता है अपनी पढ़ाई के, वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको मोटे मोटे 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 3 पॉइंट्स जिससे आपको पता चलेगा कि रूटीन का कितना बड़ा एडवांटेज आपकी लाइफ में होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डेली रूटीन फॉलो करते हो तो सबसे बड़ी चीज आपके लिए क्या है, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। सी फॉर एग्जांपल, जो मैं आपको रूटीन बताने वाला हूं उस रूटीन को आप फॉलो करते हुए एक कोई समय हम ले लेते हैं, मान लीजिए शाम को 7 से 8 आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, 1 घंटे में 50 सवाल। 50 सवाल आप डेली लगाते हैं। लेकिन होगा क्या फ्रेंड्स, जब आप एक ही समय पे एक ही काम को करते हो, 7 से 8 आपने समय चुन लिया, उसी समय पे आप उस काम को कर रहे हो, डेली 50 सवाल लगाते हो, तो होता क्या है ना, आपकी बॉडी और आपका माइंड उस काम के लिए कंडीशनड हो जाता है। जब आप पहली बार बैठे होगे तो शायद आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगे, आप थोड़ा सा असहज हो जाओगे कि यार मेरा मन नहीं कर रहा या पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे 3 दिन 4 दिन 7 दिन 8 दिन निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड होता है कंडीशन हो जाता है, बॉडी कंडीशन हो जाती है, और वही 50 सवाल जो 1 घंटे में आप कर रहे थे, हो सकता है आप 50 मिनट में खत्म कर दो। फिर और समय निकलता है तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ने लग जाती है और समय रिड्यूस होने लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जो आपकी कार्य क्षमता है, आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है अगर आप किसी पर्टिकुलर काम को डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे करो। तो एफिशिएंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप लंबे समय तक एक समय पे एक ही काम को करते हो तो आपकी एफिशिएंसी जो बढ़ेगी ना, आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा और आपको जो समय है वो बड़ा बड़ा दिखेगा, मतलब बहुत ज्यादा दिखेगा। तो पहला पॉइंट हुआ एफिशिएंसी, जो आपकी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है अगर आप डेली रूटीन को डिसिप्लिन फॉर्म में फॉलो करते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड। आप क्या होते हो, ऑर्गेनाइज हो जाते हो, व्यवस्थित हो जाते हो। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो ना, एक रूटीन फॉलो करते हो, तो होता क्या है ना, आप एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाते हो। आपको ये अच्छी तरह पता चलने लग जाता है कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है और कितना सिलेबस आपका इनकम्प्लीट रह गया है। आपको ये पता चल जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और फ्रेंड्स, आपको बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आपको कुछ नहीं पता है ना, आप सब कुछ जीरो है आपके लिए, आपका ना तो कोई आपका सिलेबस कंप्लीट है ना आपने प्रैक्टिस किया, कुछ भी आपको नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप पढ़ाई तो करोगे ही, चाहे आप रैंडमली पढ़ो चाहे रूटीन फॉलो करो। लेकिन फर्क क्या है, जब आप रूटीन फॉलो करते हो तो अपने हर एक एक्शन का, हर एक पढ़ाई की हुई चीज का आप नोटिंग करते हो, आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, आप लेखा जोखा रखते हो। तो ये जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो ना, ये आपको बाद में बहुत काम आता है। और ये काम कहां पर आएगा, जब आप रिविजन करोगे। होगा क्या, जैसे कि आपका समय निकल जाएगा और आप 1 महीना आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो जो लास्ट वाला 1 मंथ होता है ना फ्रेंड्स, वो रिवीजन के लिए होता है, वो रिवाइज करने के लिए होता है। लेकिन रिवीजन आप तब कर पाओगे ना जब आपके पास में प्रॉपर स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है, जिसको उठा करके आप पढ़ाई कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, डेली आप रूल्स लिख रहे हो इंग्लिश के, या डेली आप फॉर्मूलेस लिखते हो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आ रहे हो। तो जब वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो उसका रिवीजन करना आसान है। बजाय कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि शुरू शुरू में अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर कॉपियां नहीं बनाते हैं, और डेली डेली के हिसाब से जैसे कॉपी बनाना है तो उसको रिवाइज डेली बेसिस पे करना है, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, तो फिर बाद में ये पता ही नहीं चलता है कि रिवीजन किस चीज का करना है, किसको छोड़ना है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब आप
डिसिप्लिन में पढ़ाई करते हो या डेली रूटीन फॉलो करते हो तो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाते हो। और ऑर्गेनाइज पढ़ाई जो होती है ना, व्यवस्थित पढ़ाई जो होती है वो बहुत काम आती है लॉन्ग टर्म में। जब आप समय निकलेगा 4 महीने 5 महीने, तब आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हुआ आपको ऑर्गेनाइज स्टडी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस। दोस्तों मैं आपको बताऊं एक चीज, मैंने खुद ने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि कई तरह के बच्चे होते हैं। एग्जाम हॉल में आप जाओगे ना तो आपको भीड़ दिखेगी बहुत सारी, आपको कई सारे बच्चे ऐसे दिखेंगे जो यहाँ वहां घूमते हुए पढ़ते हुए दिखेंगे, एग्जाम के एंड मोमेंट तक वो पढ़ते रहते हैं। और कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चिल कर रहे होते हैं, जिनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि उन्होंने अभी इस समय पढ़ाई करें या ना करें। ऐसा क्यों होता है? और ये जो बच्चे होते हैं ना जो चिल करते हैं, ये टॉप करते हैं एग्जाम में। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम का टाइम 11 से 12 का है, तो 11 से 12 जो टाइम है ना उसका, उस लड़के ने उस लड़की ने पिछले 90 दिनों से वो उस पर्टिकुलर टाइम पे डेली मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, डेली वो एग्जाम दे रहा है। तो इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि जो भी एग्जाम में होने वाला है वो नेचुरली होने वाला है। एक ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ ये काम आप कर सकते हो या इसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस आप दोगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। कौन से समय में आपको खड़ा कर दिया जाए, कौन से जगह पे और कौन से सर्कमस्टांसेस पे, कोई सी परिस्थिति आपकी हो, इन तीनों की इर्रिस्पेक्टिव भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस आप देते हो, जो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। और कॉन्फिडेंस दोस्तों ऐसी चीज है कि रातों रात नहीं उगती है, ये आपको समय के साथ ही बनानी पड़ती है। एंड द ओनली वे टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन एक मात्र ऐसी चीज है जिससे अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अगर आप डेली रूटीन फॉलो करते हो, किसी पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है समय के साथ, और ये आपको काम आता है एग्जाम वाले दिन। ओके, तो ये 3 चीजें हैं, 3 बेनिफिट्स हैं जो आपको डेली रूटीन फॉलो करने से मिलती है। ये मुझे बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका रूटीन एक्चुअली होना क्या चाहिए, कैसे आपको फॉलो करना है, क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो फ्रेंड जैसे आपको पता ही है कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए। 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं। चारों सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल टाइम नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बिकॉज यहाँ पर जो क्वांट और इंग्लिश है ना, ये टीयर 2 में भी पूछा जाता है, तो इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। 200-200 नंबर का ये टीयर 2 में आएगा, 50-50 का टीयर 1 में आएगा, तो इनका वेटेज जो 250-250 नंबर है। वहीं अगर आप रीजनिंग और जीए की बात करें तो इनका वेटेज 50-50 नंबर ही है। तो आप क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप ऐसे कई लोग ये पूछते हैं कि डेली पढ़ाई कितनी देर होना चाहिए। तो डेली जो आपकी पढ़ाई है ना, वो ऑन एन एवरेज 10 घंटा होना ही चाहिए। ये जो रूटीन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रूटीन केवल उन बच्चों के लिए जो कि सारा काम छोड़ के दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि केवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल उनके लिए। जो बच्चे अभी पढ़ाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो उनके लिए मैं अलग से रूटीन बताऊंगा कि अलग से रूटीन क्या हो सकता है आपको, क्योंकि आपके पास समय कम होगा, आप पढ़ाई भी कर रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आपके पास समय उतना नहीं होता। आपको मेन आपका जो समय है दिन का, उसमें तो आप कहीं और लगे हुए हो। ठीक है, तो उनके लिए अलग से रूटीन बनाऊंगा। ये वाला जो वीडियो बना रहा हूँ ये केवल उन बच्चों के लिए जो सुबह से उठ के शाम तक केवल एक ही काम कर रहे हैं, पढ़ाई, एक ही पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई करना ही चाहिए। 10 आवर्स मिनिमम आपके होना ही चाहिए। एवरेज आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हो, आपने सीबीएसई स्कूल से पढ़ाई की हो, आपका इंग्लिश अच्छा हो, आपका मैथ्स अच्छा हो या क्वांट अच्छा हो पहले से। अगर ऐसा है तो आप 8 आवर्स की स्टडी आपके लिए सफिशियंट होगी। और अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो आप 12 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपका इंग्लिश वीक है, कोई हिंदी मीडियम से है, तो उनको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। किसी का मैथ्स वीक होता है तो उनको 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये वेरी करेगा, आपका 8 से लेकर के 12 घंटे के बीच में आपकी पढ़ाई होना चाहिए मिनिमम। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप मास्टर भी हैं, मान लीजिए आपने पिछली बार एसएससी सीजीएल में टॉप भी किया हो, तो भी आपको 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? बिकॉज एग्जाम का अपना एक पैटर्न है, अपना एक नेचर है। कोई बहुत अच्छा है किसी सब्जेक्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एग्जाम अच्छी तरह क्रैक हो ही जाएगी। हो सकता है प्रीलिम्स में ना निकले। ऑलराइट, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि 8 से 12 घंटे या एवरेज हम बात करते हैं 10 घंटा, 10 घंटे की पढ़ाई आपकी डेली होना ही चाहिए। अब इस 10 घंटे का ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे ब्रेक करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि ये 10 घंटे जो है ना, इसमें आपको 30% क्वांट को देना है, 30% इंग्लिश को देना है, 20% आपका रीजनिंग को, 20% जीए। ठीक है, स्टडी मटेरियल आप क्या यूज करोगे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आप देख लेना। क्या स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना है सेल्फ स्टडी के लिए। यहाँ मैं आपको केवल आपको रूटीन बताने वाला हूँ, रूटीन क्या होना चाहिए। तो चारों सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम का आपका यही होना चाहिए। 3 घंटा क्वांट, 3 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा जीए। ठीक है, और जब इन चारों सब्जेक्ट्स को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप एक चीज का ध्यान रखना, आप ऐसा मत करना कि सीधे आप सिलेबस उठा लिया आपने, सिलेबस उठा के आपने मेन
सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर दिया, या अभी आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, या अभी कोई आप डायरेक्ट किसी से मत पढ़ो। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए कि आप समझो कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, है ना। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको शुरू में दिक्कत होगी समझने में, आपको समझ में ना आए कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और कैसे इसको करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, सॉल्व क्वेश्चन, उनको देखने की कोशिश करो। इसका इंपॉर्टेंस पता है क्यों है, आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, क्या पूछा जा रहा है, और आपके लिए एज ए स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसा कोई भी नहीं करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ये काम कोई करता ही नहीं है। ये करना बहुत जरूरी है। आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, केवल इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा, कोई भी एग्जाम, तो उस एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हर एक एग्जाम में इनके क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग पैटर्न के होते हैं। तो एसएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी कुछ समय तक मेरी सलाह माने तो आप कम से कम 7-8 दिन तक तो आप जितना हो सके क्वेश्चंस को पढ़ के पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका जो ब्रेन है ना वो उसके लिए तैयार हो जाए। तो जब भी आप कोई सिलेबस उठाओगे, कोई चीज डायरेक्ट एक टॉपिक उठाओगे, उसको पढ़ने का प्रयास करोगे, तो आपको ये पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपकी दिशा क्या होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे ही आप प्रिपरेशन आपके आगे बढ़ेगी अभी, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आपको लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको नई नई चीजें सामने आएगी और आप तैयारी से भटक जाओगे। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, उन क्वेश्चंस को उठा करके देखो कि इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश का देखो, रीजनिंग का देखो, क्वांट का देखो और जीए का देखो। कम से कम 7 दिन तक आपको यही काम करना चाहिए। टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको ऐसा लगेगा यार सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है, लेकिन अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा या नहीं कर पा रही, तो ये हम नया करें, हम डायरेक्ट कोई पढ़ाई करना शुरू कर दें। बट मेरा विश्वास करो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वही क्वेश्चन आपको पढ़ने को कह रहा हूँ, और उन क्वेश्चन को पढ़ने से जो आपकी डायरेक्शन एक बनेगी एग्जाम में, एक दिशा क्लियर होगी ना, उसका एक अलग ही एडवांटेज है, वो आपको 7-8 दिन में मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा टास्क आपके लिए यही है कि आप शुरू के 7 से 8 दिन सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस नहीं करेंगे, एग्जाम के पैटर्न को समझने में फोकस करेंगे। इसका एडवांटेज आपको बाद में मालूम पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर आपको लगता है कोई कोर्स ज्वाइन करने से या किसी की कोचिंग लेने से अगर आपका काम हो जाएगा, तो हो सकता है कोई आपको सब्जेक्ट की नॉलेज दे देगा, हो सकता है कोई आपको इंग्लिश पढ़ा दे, आपको क्वांट पढ़ा दे, लेकिन एग्जाम के पैटर्न को समझना ये काम आप ही का है और आप ही को करना होता है। ये कोई टीचर आपको करवा नहीं सकता। टीचर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, कॉन्सेप्ट समझा देगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उस एग्जाम से आप फेमिलियर हो जाओ। उससे फेमिलियर होने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई आपको क्या करनी है। तो मेरा टास्क आपको यही है कि 7 दिन तक आपको यही काम करना है। स्टार्टिंग में अब अभी अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आप यही काम करेंगे। अब आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन सी चीज कब पढ़ना चाहिए। तो अगर अपने मन से आप कर सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। अब अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना दीजिए। 10 घंटे का शेड्यूल, आप कब उठते हो और कब सोते हो, ये पूरे बीच के दिन का आप अपने हिसाब से बना सकते हो। लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ कि एक आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए। अब होता क्या है, देखिए इसमें 2 चीजें हैं, कोई कब उठता है, कोई कब उठता है, कोई सुबह 6 बजे उठ जाता है, कोई 9-10 बजे उठता है ना। कोई को रात को पढ़ने का मन करता है, कोई को सुबह सुबह जल्दी पढ़ने का मन करता है। मतलब बॉडी जैसे आपकी रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं डाल रहा, बस हाँ, अगर आपको ये लगता है कि सुबह उठ के पढ़ाई करना चाहिए, मेरी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, और आप आलस की वजह से देर से उठ रहे हो, तो ये गलती आप मत करो। आपको सुबह ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है ना, सुबह की जो एनर्जी होती है, सुबह का जो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि नेचर की प्रोसेस है ना, सुबह आपका जो सनराइज होता है, तो नेचुरल प्रोसेस, जो नेचुरल जो पावर्स होती है ना, वो आपके साथ में होती है। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर हो सकता है तो सुबह जरूर पढ़ें। और अगर इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि रात को 3-4 बजे तक पढ़ते हो, शांति आपके घर में रहती है और आपको वहां ज्यादा फोकस करने को मिल रहा है, तो आप वैसा कर सकते हो। मैं तो आइडियली आपको टाइम टेबल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे आपका उठने का समय है, तो आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। वो देखिए, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 1 घंटे में आप किसी भी हालत में अपना सारा काम खत्म कर दें। जो कुछ भी आपका नहाने से लेकर के आपका जो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं वो, या आपका आप चाय लेते हो, चाय पीते हो सुबह सुबह, तो वो भी आप खत्म कर देना। 7 बजे किसी भी कीमत पे आपको पढ़ना बैठना है और 3 घंटे आपको कंटिन्यू बैठना है। एक सब्जेक्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट को आपको लेकर बैठना है। तो क्वांट में आप क्या करना, सिलेबस स्टार्ट मत कर देना, पहले आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको उठाना और उनको कम से कम 2 घंटे तक पढ़ने की कोशिश करना।
मतलब आप 3 घंटे को डिवाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आप क्वेश्चंस पढ़ो, पहले क्वेश्चंस को समझो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आप थ्योरी वाले पार्ट पे जाओ, ताकि आपको ये पता चले कि थ्योरी में आपको कितना डीप में जाना है ना। कई सारे थ्योरी तो बहुत बड़ी होती है, बहुत वास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक टॉपिक होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यार ये टॉपिक जो है ना, ये एसएससी में भी आता है, ये बैंकिंग में भी आता है, ये कैट में भी आता है, ये सीडीएस में भी आता है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन लेवल का फर्क है, डिपेंड करता है कि एसएससी में किस लेवल का कैसे क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में कैसे आते हैं। तो कौन सी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो ये आपको तय करना है, और ये तय कैसे होगा जब आप क्वेश्चंस देखोगे पुराने वाले। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। तो शुरू के 1.5 घंटा 2 घंटा आप क्वेश्चन देखोगे, 2 घंटा क्वेश्चन देखो, फिर 1 घंटा उसके टॉपिक्स को, थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करो। तो 7 से 10 का टाइम आपका होना चाहिए क्वांट का या मैथ्स का, यानी अर्थमेटिक और मैथ्स का। फिर 10 बजे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, 1 घंटे का ब्रेक लेना, और 11 से 2 आप करोगे इंग्लिश। ये 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इंग्लिश और क्वांट, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम के लिए। तो 2 बजे तक हमारा ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए, जो कि 60% है, ठीक है। और सुबह सुबह क्योंकि आपके पास में एनर्जी अच्छी खासी होगी, तो आपको पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 7 से 10 आपका क्वांट का टाइम हो गया, और 11 से 2 आपका इंग्लिश का टाइम हो गया। इसके बाद आपका बचता है रीजनिंग और जीए। तो 2 से 4 आप रीजनिंग पढ़ सकते हो, और एक अच्छा खासा ब्रेक शाम को आप ले सकते हो चाय का, क्योंकि 2 बजे आप लंच करोगे, 2 बजे आपका लंच का टाइम होगा, 2 से 3 आप गैप एक ब्रेक ले लेना। और वैसे भी आप गवर्नमेंट जॉब जब करोगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 2 से 2.5 का लंच टाइम होता है, तो आपको आदत भी हो जाएगी। तो 2 से 3 आपका लंच टाइम हो गया। उसके बाद में 3 से 5 नहीं, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है, 3 से 5 आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग करना है। रीजनिंग की भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई थी बुक्स वाली, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना उसमें तो आपको थ्योरी पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते ही नहीं है जिसके लिए थ्योरी पढ़ी जाए, ठीक है। तो आप 3 से 5 आप रीजनिंग करोगे, फिर चाहो तो आप 5 से 7 तक ब्रेक ले सकते हो, जो भी आपको चाय पीना, या हो सकता है आपको जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, शाम को थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो। और फिर 7 से 9 फाइनली आपको जीए पढ़ना है, जो कि लूसेंट से पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट के भी आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट लूसेंट ना उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 7 दिन का जो आपका टास्क है, ये केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, जितने हो पाए ठीक है, अगर ना भी हो पाए ना तो परेशान मत होना, फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि 7-8 दिन की बात है बस। आप एक प्रक्रिया से गुजर रहे हो, जो काम आपने अभी तक नहीं किया वो काम आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको जो ब्रेन है ना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा अकॉर्डिंगली, तकलीफ तो होगी, तो होने दो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम के पैटर्न को समझना। जैसे ही 6-7 दिन 8 दिन निकलेंगे, आपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया, आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है। इसके बाद आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करो, कोई सी भी कोचिंग लो, किसी की भी गाइडेंस लो, कौन आपको क्या बता रहा है आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में कौन आपको क्या पढ़ा रहा है, आप 1 सेकंड में पकड़ लोगे कि ये व्यक्ति सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है। क्योंकि कई बार कई कोर्सेज में ऐसा होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, कि लोग क्या करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे टफ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं बच्चों को डराने के लिए। और टफ क्वेश्चन सॉल्व कराने में क्या होता है, बच्चों को लगता है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो वो केवल एक कोर्स बेचने का एक स्ट्रेटेजी होती है और कुछ नहीं है, वो ये डराने का एक तरीका होता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, तो आप डरोगे नहीं किसी से, आप सही चीज चुनोगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहले आप 7-8 दिन डेडिकेटेडली डिवोट करोगे केवल और केवल एग्जाम के पैटर्न को समझने में। और एग्जाम के पैटर्न को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है पिछले सालों में आए हुए सवाल। ऑलराइट, मैं सोर्सेस आपको बता चुका हूं, फिर से नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लेना किन सोर्सेज से आपको क्या पढ़ना है। तो ये काम आपको करना है 7-8 दिन तक अच्छे से करो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिलेबस कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है। और चिंता मत करना फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करो। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी जगह जा रही है। क्योंकि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप पढ़ते हो ना, कुछ भी पढ़ने से मतलब नहीं है, रैंडम उठा के तो कुछ भी पढ़ने लग जाओ, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हो, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है और सही गाइडेंस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा पढ़ाई के दौरान, आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे, और एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट था वीडियो बनाना। और अभी आपको यही जो टास्क दिया ये वाला टास्क करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ, 10 घंटे का मतलब 10 घंटे होता है, उसका मतलब 8 घंटे 9 घंटे नहीं, 9 घंटे 59 मिनट भी नहीं होता है। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। 10 घंटे फोकस्ड आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, समझना ही है तो समझना है, ठीक है। पूरी ताकत लगा के पढ़ाई करना है। बिल्कुल भी आप कोई भी चीज आपके आसपास आती है, आपका घूमना फिरना, आपका कहीं कोई शौक हो, आपको मूवीज देखना है, सब छोड़ दो, इस सब को साइड में रखो, कोई काम नहीं आने वाला है। काम केवल पढ़ाई आएगी, आपके अपने एफर्ट्स,
आपकी सेल्फ स्टडी, यही आपके लाइफ में पे काम आने वाली है, वही आपको पावर, रिस्पेक्ट, पैसा दिलाएगी। समझ में आ गया? तो जितना बताया अभी इतना फॉलो कीजिए प्लीज। 7-8 दिन इसमें डेडिकेटली लग जाइए। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वीडियो में तक इतना ही था। यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।